गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है। मैं आपको आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का रूल नंबर 21। सो फार हमने रूल नंबर 20 तक इंडिविजुअली वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं सारे पेपरा रूल्स। याद रखिए कि ये हम पेपरा रूल 2004 लेटेस्ट वर्जन 2026 की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडमेंट्स। हमारे पास जो वीडियोस हैं उसमें हमने शॉर्ट वीडियोस और इंडिविजुअल रूल्स को भी डिस्कस किया है, और टॉपिक वाइज भी आपके पास मल्टीपल रूल्स के ऊपर मुश्तमिल वीडियोस भी मौजूद हैं। इट्स अप टू यू कि आपने ज्यादा डीप डाइव जाना है रूल्स में या थारो डिस्कशन करनी है। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द सेम प्लेलिस्ट, so you can always refer to anyone as per your convenience. आज की वीडियो में हम रूल 21 की बात करेंगे, और 21 रूल जो है मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट जो है 95%, एटलीस्ट 90% ऑफ द प्रोक्योरमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट्स में या पब्लिक प्रोक्योरमेंट फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज में होती है, वो अंडर रूल 21 ही होती है। आपको याद होगा रूल 20 में पेपरा ने ये कैटेगोरिकली कह दिया था कि प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है। प्रिंसिपल मेथड का मतलब है कि डिफॉल्ट या नॉर्मल जितने भी सिनेरियोज हैं वर्क्स के केस में, गुड्स में या सर्विसेज में, वहां पे जब प्रोक्योरमेंट होगी जो कि एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर जो ही जाएगी, हम आज डिस्कस करेंगे कि वो थ्रेशोल्ड्स क्या हैं और हम कैसे जायजा लेंगे कि ये प्रोक्योरमेंट अंडर ओपन कम्पिटिटिव आएगी या अंडर कोटेशंस आएगी। जो ही उस लिमिट में जाएगी तो आपका ये रूल 21 जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और आपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करना है एज पर रूल 21। चले बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें मैं आपको मजीद केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स और एग्जैक्ट पेपरा रूल्स के नरेशन के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली पेपरा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है या हमारे ऊपर क्या बाइंडिंग लगा रहा है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपके पास पेपरा रूल्स के अलावा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड मल्टीपल प्लेलिस्ट्स और वीडियो मौजूद हैं, जो आप अगर सिविल इंजीनियर हैं और आपने किसी जॉब इंटरव्यूज की तैयारी करनी है या किसी टेस्ट की तैयारी करनी है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दोज वीडियोस। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज भी है और मल्टीपल इंजीनियरिंग टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। जैसे मैंने कहा, पेपरा रूल 21 जो है वो बात करता है ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग की। और ये एक डिफॉल्ट और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पेपर की, ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये मोस्ट वाइडली और डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट है, और ये एक बैकबोन है बेसिकली आपके पूरे प्रोसेस की, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की। पेपर एग्जैक्टली कहता है रूल नंबर 21 में कि ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ रूल 22 to 37, the procuring agencies shall engage in open competitive bidding if the cost of the object to be procured is more than the prescribed financial limit which is applicable under subclause 1 of clause B of rule 42। आगे डिटेल जो है इस रूल की वो स्टार्ट होगी, इस मेथड की स्टार्ट होगी रूल नंबर 22 से, और ये जाएगा अप टिल रूल नंबर 37। याद रखिए, हम ऑलरेडी एक वीडियो में रूल 20 से रूल 27 तक बड़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे उसका लिंक भी लगा दूंगा। और अब हम हर रूल को इंडिविजुअली भी जरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज की वीडियो है जिसमें हम रूल 21 पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसी तरह 22 23 को इंडिविजुअल वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। पेपरा ने शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, प्रोक्योरिंग एजेंसीज के ऊपर ये बाइंडिंग कर दी है कि आप नीचे दिए गए रूल्स 22 से 37 तक के अंदर मुजवजा तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपनी ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग को कंडक्ट करेंगे वर्क्स में, गुड्स में या सर्विसेज में, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट या जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है जिसको आप परचेज कर रहे हैं या प्रोक्योर कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है। और वो लिमिट पेपरा ने
क्लियरली बता दी है अंडर रूल 42 के सब क्लॉज बी के सब टू सब क्लॉज 1 में। सो 42B1 में उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आपकी फाइनेंशियल लिमिट जो है वो थ्रेशोल्ड, कोटेशन थ्रेशोल्ड से बढ़ता है, तो आपके ऊपर बाइंडिंग है कि आप ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग या आम अल्फाज में ओपन टेंडरिंग के ऊपर जाएंगे। अब कोटेशन की जो लिमिट है वो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। वो पेपरा ने क्लियर की है अंडर रूल 42B1 में, और वो है 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। सो मैक्सिमम लिमिट जो है कोटेशन की वो 5 लाख रुपए है। अब जो ही आपका टेंडर उस 5 लाख की लिमिट को क्रॉस करता है, तो उस केस में पेपरा कहता है कि आपने ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर जाना है। सो प्रोक्योरिंग एजेंसीज शेल का लफ्ज यूज हुआ है, जैसे मैंने कहा, इंगेज करेंगी ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट एक्सीड्स। अब यहाँ पे उन्होंने रूल का हवाला इसलिए दिया, एक स्टार के साथ अगर आप देखें तो ये एक स्टार के साथ रो 3 में उन्होंने बताया है। इसका मतलब है कि रूल का इसलिए मकसद दिया कि कोटेशन की अमाउंट, फॉर एग्जांपल पेपरा कल को मजीद बढ़ाता है या कम करता है डिपेंडिंग अपॉन दी केसेस, तो जो भी उसकी मैक्सिमम सीलिंग होगी कोटेशन की उस वक्त वही सीलिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। सो बियॉन्ड दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कोटेशन लिमिट, योर रूल 21 विल ऑटोमेटिकली मेक मेड एक्टिव, और आपने फॉलो करना है ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग को। सो फार आपकी जो कोटेशन की मैक्सिमम लिमिट है वो 500,000 पाकिस्तानी रुपीस है। सो इससे ऊपर जब भी आप जाएंगे तो आपने जो प्रोसेस फॉलो करना है वो ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग है। तो आने वाली कुछ स्लाइड में हम आपको मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग को आपने कैसे करना है, और इसकी पीछे क्या लॉजिक है, पेपरा क्यों चाहता है कि आप टेंडरिंग को ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग से करें। सो मेन जो मकासद हैं, मैं अक्सर जोर देता हूं कि आपने प्रोक्योरमेंट में रूल 4 को इंश्योर करना है। ये तमाम रूल जितने भी हमारे रूल्स हैं पेपरा के, इनका जो एसेंस है या इनकी जो पीछे उनकी जो बैकग्राउंड है या उनका जो इंटेंट है पेपरा का, वो बेसिकली ये है कि आपने फेयरनेस को इंश्योर करना है, ट्रांसपेरेंसी प्रिवेल होनी चाहिए, कंपटीशन हो और वैल्यू फॉर मनी हो, फॉर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पब्लिक मनी। सो ये 4 चीजें, बल्कि 5 चीजें, इकोनॉमी भी इसमें आता है, ये रूल 4 में प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये इसका बेसिकली मकसद है। ऑब्जेक्टिव जो है रूल 21 का, वो है इंश्योर वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन। ऑफ कोर्स जो ही आपका ओपन टेंडर होगा तो सबको एक्सेस होगी, ओपन पब्लिकली एडवर्टाइज होगा, सबके नोटिस में आएगा। सो डेफिनेटली उसमें कंपटीशन भी वाइड ही होगा। सो जब जो ही कंपटीशन वाइड होगा तो प्राइसेस या ऑफर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से या सप्लायर्स की तरफ से, वो भी कंपिटेटिव मार्केट प्राइसेस होंगी, वो एस्केलेटेड प्राइसेस नहीं होंगी। अगर मुकाबले का रुझान है तो जहरी बात है मुकाबले में लोग ज्यादा हाई प्राइसेस नहीं डालेंगे अगर उन्होंने विन करना है प्रोजेक्ट। सो प्रिवेंट करप्शन एंड फेवरेटिज्म, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है पेपरा का। इस रूल के थ्रू वो अचीव करना चाहते हैं कि फेवरेटिज्म प्रिवेल ना करे और करप्शन जो है वो डिस्करेज हो। सो इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सप्लायर्स। ऑफ कोर्स अगर इसकी एडवर्टीजमेंट ओपनली होगी, पब्लिकली होगी, थ्रू न्यूज़पेपर्स होगी, पेपरा वेबसाइट पे होगी, या एजेंसी की वेबसाइट के ऊपर होगी, तो ये सबको एक्सेसिबल होगा, और डेफिनेटली ये एक फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक उसका एक ऑप्शन है उनके पास। सो कंप्लाई विद पेपरा लीगल फ्रेमवर्क, जो इन्होंने रेगुलेशंस या टाइम टू टाइम इसके रूल्स दिए हैं उसके साथ कंप्लाई करने के लिए भी वो चाहते हैं कि आप ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग को यूज करें। क्योंकि ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इंश्योर करती है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इज नॉट डन थ्रू फेवरेटिज्म, नो हिडन नेगोशिएशंस, नो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर। द आइडिया इज सिंपल दैट मोर कंपटीशन सो बेटर वैल्यू फॉर मनी। ऑफ कोर्स अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो आपको क्वालिटी ऑफ वर्क और वैल्यू फॉर मनी बेहतरीन तरीके से अचीव होगी। किसी किस्म की हिडन नेगोशिएशंस को पेपरा डिस्करेज करता है।
मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड्स को भी पेपरा अलाउ नहीं करता, और पेपरा चाहता है कि आपके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में फेवरेटिज्म का आंसर भी शामिल ना हो। सो वेयर रूल 21 अप्लाइज, ये अप्लाई किन पे होता है? तमाम उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो कि पेपरा रूल्स को फॉलो करने के पाबंद हैं। ये हम डिफिनीशंस में ऑलरेडी बता चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं, चाहे वो फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अटैच्ड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, जितनी भी ऐसे इदारे जिनको फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट देती है, और वो परचेज या वो प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग के थ्रू कर रहे हैं, सो उनके ऊपर ये मस्ट और बाइंडिंग है कि वो पेपरा रूल्स को फॉलो करें। सो डेफिनेटली जो इदारे पेपरा रूल्स को फॉलो करने के पाबंद हैं, तो वो इस बात की भी पाबंद है कि रूल 21 को भी फॉलो करें। सो रूल 21 ऑटोमेटिकली हमें कहता है कि ओपन कॉम्पिटेटिव बिडिंग को आप यूज करें। So it's applicable upon federal ministries, attached department, corporates, universities, all those institutions who are like bound to follow the PEPRA rules. इसमें फॉर एग्जांपल एवरी फेडरल प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्विंग बिग मनी का मतलब है कि वो लिमिट से ऊपर, 5 लाख की लिमिट से ऊपर जू ही जाएगी कोई भी फेडरल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे यूनिवर्सिटी है, जो भी है, सो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। वेदर ये प्रोजेक्ट किसी रोड की कंस्ट्रक्शन का है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कोई डैम है, कैनाल है, कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, या कोई व्हीकल्स या जनरेटर्स वगैरह परचेज करने हैं, और तो इस तरह की ये चीजें रूल 21 उसमें गवर्न करता है आईटी सिस्टम वगैरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर। फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की जो बात की गई है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 5 लाख रुपए है। और 5 लाख क्यों है? 5 लाख के पीछे लॉजिक ये है कि 5 लाख से नीचे जितनी भी है वो आपकी कोटेशन के अंदर कवर्ड है। सो वहां पे ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग की बात नहीं की, वहां पे इन्होंने कहा है कि आपने ऐसे 3 कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर से या कॉन्ट्रैक्टर से वो चीज लेनी है जो जीएसटी रजिस्टर्ड हो, और बाकी उनकी क्वालिफिकेशंस भी वहां पे रूल में उन्होंने बता दी हैं। फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड रूल 42B1 में यूज हुआ है। प्रोक्योरमेंट अबव 500,000 टिपिकली रिक्वायर्स ओसीबी, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, और ये फ्लेक्सिबल है बेस्ड ऑन अपडेट्स फ्रॉम पेपरा। इनिशियली पहले ये 1 लाख रुपए तक होता था, और ये फिर बाद में लेटर ऑन अभी रिसेंट कुछ साल पहले ये 500,000 तक इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। These limits are periodically revised. The idea is that smaller procurement can be done with quotations or simplified methods. डेफिनेटली पेपरा चाहता है कि आपका और मिनिस्ट्रीज का प्रीशियस टाइम बचे, रिसोर्सेज बचे। सो 5 लाख से नीचे वो आपको अलाउ करते हैं कि आप कोटेशन से या सिंप्लीफाइड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के तरीके से भी आप कर लें। इससे ऊपर जब भी जाएंगे, सो यू हैव टू फॉलो एंड यू मस्ट फॉलो ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग। सो इसको ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि ये स्टार्ट है हमारे मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट का, एंड इट्स वन ऑफ द मेथड्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट। इसके अलावा भी और काफी सारे मेथड्स हैं प्रोक्योरमेंट करने के, और ये एक डिफॉल्ट या प्रिंसिपल मेथड्स का ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है। और ये होता कैसे है? ये एक पहली चेन है उस जंजीर की जो हमने पढ़नी है। फॉर एग्जांपल रूल 20 से 37 तक एक चेन है, और उस चेन की एक लिंक है रूल 21। इस तरह नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ इसको आइसोलेशन में रखना है, बल्कि पेपरा ने फिर इसकी सपोर्ट में 37 तक डिफरेंट रूल्स दिए हैं कि आप ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फिर करेंगे कैसे। उसकी मेथडोलॉजीज उन्होंने बताई है कि आप बिड्स की सबमिशन कैसे इंश्योर करेंगे अंडर रूल 22। फिर 23 में उन्होंने कहा है कि आप बिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मेंशन करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को कि आपने ये चीजें सबमिट करनी है। फिर उन्होंने कुछ केसेस में डोमेस्टिक प्रेफरेंसेस की बात की है कि आपने लोकल मार्केट को या लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स को बिजनेस देना है, कुछ ऐसे केसेस हैं, और वो रूल 24 में। फिर उसी तरह बिड सिक्योरिटीज और बिड वैलिडिटी की बात की है रूल 25 और 26 में। और अगर आपको सबमिशन में टाइम एक्सटेंशन देनी है या कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपको रिक्वेस्ट की है, तो आप टाइम एक्सटेंशन कैसे देंगे, ये फिर रूल 27 में बात की है। सो कहने का मतलब है कि रूल 21 जो है
सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बल्कि एक पूरा प्रोसेस है जो आगे फर्दर कई रूल्स में ये डिस्कस होगा। सो इसको हम स्टैंड अलोन तरीके से नहीं पढ़ सकते, बल्कि ये लिंक्ड है और रूल्स के साथ, जो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो इन वीडियोस को आप मुकम्मल देखिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद बढ़ाइए। सो प्रैक्टिकल स्टेप्स ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग आपने जब स्टार्ट करनी है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी प्रोक्योरमेंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है और नॉर्मल प्रोक्योरमेंट है, कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की गुंजाइश यहाँ पे ना, कोई सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा है। ये मतलब मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं रूल 42 में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के या कोटेशंस के, वो हम वहां पे जाके पढ़ेंगे और मोटे मोटा हम डिस्कस कर लेंगे कि आपकी 5 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज ना हो, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर ना परचेज करने हो कि जो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या कोई एक ही कंपनी उसको बनाती है, उसके अलावा कॉपीराइट्स का इशू आता है। कोई ऐसी पब्लिकेशन की परचेज ना हो जो अथोराइज नहीं है ओपनली या पब्लिकली। सो ऐसे केसेस में आपने अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट यूज करने हैं। बट अगर इन सिनेरियोज के अलावा जितनी भी प्रोक्योरमेंट है, चाहे वो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, जैसे हम पीछे दिखा ले रहे थे कि प्रोजेक्ट्स आपने करने हैं, तो वो सारे जो है चाहे इक्विपमेंट है जो भी है, तो वो सारे ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए होंगे और उसका प्रोसेस हमने यहाँ पे कुछ एक चेकलिस्ट टाइप बनाई है कि उसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के प्रोजेक्ट्स में प्रिपरेशन ऑफ PC1 होता है, डिपार्टमेंट बनाता है, फिर उसकी अपने PDWP की अप्रूवल होती है, फिर इसी तरह उसके ऊपर CDWP होता है, फिर एक्नेक होता है, कैबिनेट होता है। तो जो ही अप्रूवल हो जाती है PC1 की, उसके बाद आपने उसकी प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना है और प्रोक्योरमेंट प्लान के बाद उसको फिर आगे एग्जीक्यूट करना है। एस्टिमेशन एंड बजटिंग उसी PC1 की स्टेज पे आपकी बन जाएगी। उसके बाद आपने जिस जिस कंपोनेंट की परचेज प्रोक्योरमेंट प्लान में मेंशन की है, अकॉर्डिंगली आप उनके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। अ, हो सकता है एक प्रोजेक्ट के अंदर कंसल्टेंसी सर्विसेज का पोर्शन भी हो और वर्क्स का पोर्शन भी हो, दोनों मिला के भी होते हैं। सो आप इनिशिएट करेंगे दोनों को। पहले आप कोशिश करेंगे कि आप कंसल्टेंसी सर्विसेज का पैकेज कर लें और कंसल्टेंट आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाए। सो उसके बाद कंसल्टेंट नॉर्मली ये बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये चीजें तैयार करते हैं और आपको एक्सपोर्ट हासिल होती है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो एडवर्टीजमेंट ऑन पेपरा वेबसाइट आप भेजेंगे जो ही आपकी बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, या आपकी न्यूज़पेपर की हेडिंग में 30 लाख रुपए से ऊपर है तो आपने न्यूज़पेपर में भी देना है। और दो न्यूज़पेपर्स होंगे, एक इंग्लिश और एक उर्दू। कोई रीजनल या लोकल न्यूज़पेपर में आप देना चाहे एडिशनली तो दे सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी आपके ऊपर दो न्यूज़पेपर है। उसके बाद जो ही आपका न्यूज़पेपर में ऐड आ गया, उसमें आपने बता देना है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क क्या है, ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, टाइम तक इवन आपने बताना है। और मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ द बिड, लाइक ई पैड्स के जरिए है या फिजिकल है, ये भी आपने उसमें मेंशन करना है। इसके अलावा भी अगर और कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी उस एडवर्टीजमेंट में मेंशन करेंगे। सो नॉर्मली पाकिस्तान या लोकल टेंडर के लिए आपने 15 डेज रिस्पॉन्स पीरियड देना है। इंटरनेशनल बिडिंग के लिए आपने 30 डेज रिस्पॉन्स टाइम देना है। सो इन 15 डेज के दौरान आपने ऑप्शनल है प्री बिड मीटिंग आपने किसी एक दिन कंडक्ट करवानी है, जिसमें आप हो सकता है कि साइट का विजिट भी करवाना चाहें, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने वो डेट्स भी कम्युनिकेट करनी है प्री बिड मीटिंग की। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्स टाइम के अंदर ही बिड सबमिशन करेंगे और फिर उसके बाद बिड ओपनिंग डेट भी होगी उसी दिन। नॉर्मली आधा घंटा बाद बिड ओपनिंग होती है। उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा, एवेल्युएशन, टेक्निकल एवेल्युएशन करेंगे और फिर फाइनेंशियल एवेल्युएशन करेंगे। और अगर सिंगल इन्वेलप है तो फिर आपने डायरेक्ट फाइनेंशियल ओपनिंग करनी है। एंड उसके बाद एवेल्युएशन के बाद आपने अप्रूवल्स वगैरह लेकर उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड करना है। सो ये एक साइकिल है या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हम इंशाल्लाह आने वाले रूल्स में डिस्कस करेंगे और ये फॉलो होता है तमाम फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लाइक CDA, NHA, FPR वगैरह, IT डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट के
नॉर्मल टेंडर्स के लिए। अगर आपके एटॉमिक एनर्जी के या कोई सेंसिटिव नेचर के काम है तो वो फिर और मेथड्स एक्सप्लेन है अंडर अल्टरनेट मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में, तो आप वो उनके जरिए आपने करने हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फॉर एग्जांपल एक एक हम हाइपोथेटिकल किस्म की एग्जांपल लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोजेक्ट है और उन्होंने एमआरआई मशीन परचेज करनी थी, और उसकी 600 मिलियन उसकी कॉस्ट है, और ऑफ कोर्स ये थ्रेशोल्ड 30 लाख रुपए को क्रॉस कर गया, तो अब आपने ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के ऊपर जाना होगा। और फिर उसके बाद एडवर्टाइज करेंगे आप पेपरा वेबसाइट पे, जो कि मैंडेटरी है, और दो न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक उर्दू, वो भी मैंडेटरी है। उसके बाद प्री बिड मीटिंग करेंगे, उसके बाद बिड सबमिशन होगी, आप उसकी एवेल्युएशन करेंगे, और उसमें टेक्निकल एवेल्युएशन पहले करेंगे। नॉर्मल इक्विपमेंट के केस में टू स्टेज होता है, आप टेक्निकल करेंगे और टेक्निकल में जो क्वालिफाई होंगे फिर उन्हीं की फाइनेंशियल खुलेगी। सॉरी, लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर आपने सिलेक्ट करना है एवेल्युएशन के बाद और फाइनेंशियल ओपनिंग के बाद। और चूंकि ये हाई वैल्यू इक्विपमेंट है, सीटी स्कैन वगैरह, वेंटिलेटर्स इसी तरह, तो ये इसमें ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग ही इस्तेमाल होगी, और यही मेथड यूज होगा, ताकि इसमें आपके पास फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और वैल्यू फॉर मनी अचीव हो सके। Similarly, if you are working on a road construction project under NHA या CDA या जिस भी फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर, और आपने प्लान किया है टू कंस्ट्रक्ट 10 किलोमीटर रोड, और एस्टिमेट कॉस्ट फॉर एग्जांपल उसकी 1.2 बिलियन, सो वर्ष का केस है, रूल 21 मैंडेटरी आपने फॉलो करना है, 1.2 बिलियन है। इसके अलावा प्री क्वालिफिकेशन की ऑप्शन भी आपके पास है, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अंडर रूल 15 से लेकर 16, 17, 18 और 19 तक। सो उसमें भी आप हमारी वीडियोस प्री क्वालिफिकेशन की भी देख सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में पीक्यू भी किया जाता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान रिलाइज हैवीली ऑन ओसीबी, firms registered with PEC compete openly and award goes to the lowest evaluated bidder। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ प्राइस को ही जिसकी प्राइस लेस है आपने उसी को ही अवार्ड करना है, बल्कि पेपरा आपको अलाउ करता है कि आपने लोएस्ट एवेल्युएटेड बिडर को अवार्ड करना है। वो हो सकता है कि क्वालिटी के पैरामीटर्स के ऊपर उस लोएस्ट प्राइस बिडर से ज्यादा हो। सो उसके मुख्तलिफ एवेल्युएशन क्राइटेरियाज हैं, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे हमारे इस सीरीज के अंदर। इसी तरह कोई डेटा सेंटर अपग्रेड का प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल एफबीआर का, और इसकी कॉस्ट जो है वो 30 लाख से 5 लाख से ऊपर है, तो उसके अलावा आप उसमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करेंगे रूल 21 को भी, और ओसीबी यूज करेंगे ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग को, ताकि वेंडर्स इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट कर सकें, और 30 डेज आपने पीरियड उसके लिए रिस्पॉन्स टाइम रखना है। जैसे मैंने पहले कहा कि रूल 21 का मेन मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी प्रिवेल हो। तो चूंकि जाहिर है आप ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में पब्लिक एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली वो विजिबिलिटी इंश्योर हो जाती है उसकी पब्लिकली। सो इसलिए ये ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर हो जाती है। सील बिड्स प्रिवेंट मैनिपुलेशन, चूंकि पब्लिक बिड्स सील हालत में आती हैं, जो आगे हम रूल 22 में बताएंगे, तो उससे लीकेजेस का खतरा नहीं होता, या एक दूसरे को प्राइसेस बताने का खतरा नहीं होता, या कोई डिपार्टमेंट के अंदर से भी नहीं देख सकता प्राइसेस को जब तक कि ओपन ना हो। इसी तरह स्टैंडर्ड एवेल्यूएशन क्राइटेरिया प्रोटेक्ट करता है फेयरनेस के प्रिंसिपल को, और वैल्यू फॉर मनी और कंपटीशन के प्रिंसिपल्स को भी ये रूल प्रोटेक्ट करता है। कॉमन इश्यूज क्या आते हैं ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, जो नॉर्मली डिपार्टमेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इश्यूज बनते हैं उसमें। अक्सर इसमें स्पेसिफिकेशंस का इशू आता है। स्पेसिफिकेशंस आपकी या जेनेरिक नहीं होती, या वेग होती हैं, या कोई ब्रांड स्पेसिफिक होती हैं, या बाइस्ड होती हैं, तो उसको भी चैलेंज किया कर दिया जाता है। अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस आपने लिखी होती हैं प्रोजेक्ट की या सबमिशंस की, उससे जिस तरह क्राइटेरिया इनका पेपरा का मिनिमम थ्रेशोल्ड है उससे आपने कम रखा होता है।
ایولیشن کرائٹیریا آپ کا کلیئر نہیں ہوتا بلکہ ایمبیگوس ہوتا ہے. ویک ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. مس یوز آف 42 ایکسیپشنس. رول 42 میں مختلف ایکسیپشنس جس طرح سیکیورٹی وغیرہ کے اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے, نیشنل سیکیورٹی کے, اس طرح کی ایکسیپشنز دی گئی ہیں کہ آپ ان ایکسیپشنز کے تحت اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ کو استعمال نہ کریں. تو ڈپارٹمنٹ اس کو بھی نارملی اگر فالو نہ کرے اور ہر پروجیکٹ کو ایز این ایمرجنسی لے کر چلے, ایمرجنسی بھی ایک ایکسیپشن ہے, تو وہ بھی ایک کامن ایشو بنتا ہے اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ کے فیل ہونے کا. یا پریشرز ہوتے ہیں پولیٹیکل سائڈ سے یا انٹرنل سٹیک ہولڈر سے, تو اس کیس میں بھی ایشوز بنتے ہیں. سو میک مسٹیک دیٹ ریڈیوس کمپٹیشن. ایسی مسٹیک جو کمپٹیشن کو ریڈیوس کریں, سو آٹومیٹیکلی اٹ ول افیکٹ دی اسپرٹ آف رول 21. سو frequent problems seen in پاکستان. پاکستان میں اسپیسیفک پرابلمس کیا ہیں؟ Open bidding is mandatory when selective specifications favoring one supplier, short response time, it discourages competition. اس طرح unclear BOQ ہے, no pre-bid meeting کی گئی, آپ نے کانٹریکٹرز کو اپنی سائٹ کے بارے میں, ٹائم لائنز کے بارے میں پراپرلی بریف نہیں کیا, BOQ آپ کا ویگ ہے, پور کاسٹ ایسٹیمیشن ہوئی ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کا ایشو بنتا ہے, اور مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہیں. سو اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ از مینڈیٹری وین اوپن ٹینڈر مینس چوز لوئسٹ پرائز اونلی. یہ ایک رانگ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اوپن ٹینڈر اگر ہوا اور اس میں پرائز جس کی کم سے کم ہے تو آپ نے خواہ اسی کو ہی چوز کرنا ہے. کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بہت بڑی, بلکہ آپ نے لوئسٹ کی بجائے آپ نے لوئسٹ ایویلویٹڈ بیڈر کو آپ نے کوالیفائی کروانا ہے یا ایوارڈ کرنا ہے. اوپن بیڈنگ مینس اینی سپلائر کین پارٹیسپیٹ بٹ اسٹل ایویلویشن آپ نے کرنی ہے. اس کو جو کرائٹیریا آپ نے رکھا تھا اس کے مطابق اس کو پرکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایوارڈ کرنا ہے. پری کوالیفیکیشن اس پروسیس کا حصہ ہے اور وہ ایک آپشن ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بیسٹ پریکٹسز ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ پروکیورنگ ایجنسیز کے لیے اور پھر کانٹریکٹرز کے لیے بھی دیکھیں گے. آپ کو اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آلویز پریپیئر کمپلیٹ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز. آپ کی اسپیسیفکیشنز ویگ بھی نہ ہو, بائسڈ بھی نہ ہو, برانڈ اسپیسیفک نہ ہو, جینیرک ہونی چاہیے. سو اس لیے اسپیسیفکیشنز کو اکثر کانٹریکٹرز جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ وہ کمپلیٹ ہوں, کلیئر ہوں. اسی طرح آپ کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ ایک تو کلیئر بھی ہونی چاہیے, پلس اس کی جو ویزیبلٹی ہے وہ بھی جس طرح پیپرا رول نے بتایا ہے اسی طرح انشور ہونی چاہیے. جہاں پیپرا رولز میں کہا گیا ہے کہ آپ نیوز پیپر میں دیں تو آپ وہاں نیوز پیپر میں خواہ دیں, اور جن کیسز میں صرف پیپرا ویب سائٹ کے اوپر ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نیوز پیپرز کو اوائڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. گیو ریزنیبل ریسپانس ٹائم. رول 13 بات کرتا ہے ریسپانس ٹائم کی. سو اس میں آٹومیٹیکلی آپ کا 15 days اور 30 days ڈسکس ہوا ہے, تو آپ نے اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. کنڈکٹ پری بیڈ میٹنگز اور جاب واک. یہ اس میں بھی بہت سی کلیئرٹیز آ جاتی ہیں کانٹریکٹرز کے پاس, تو اس لیے کوشش کریں کہ پری بیڈ میٹنگ کریں بھی صحیح, اور بینگ کانٹریکٹر آلویز انشور کہ آپ اس کو اٹینڈ کریں اور اپنی کلیریفیکیشنز لیں ڈرائنگس کے اوپر, BOQs کے اوپر, اسپیسیفکیشنز کے اوپر, ٹائم لائنز کے اوپر. جو بھی آپ کے کوسچنز ہیں وہ وہاں پہ آپ ریز کر سکتے ہیں. سو دیٹ از گڈ ٹول یا بہت اچھا فورم ہوتا ہے. اور ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ پری بیڈ میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ تھرو ایڈینڈم تمام کانٹریکٹر سے ٹائملی شیئر کیا کریں. سو انشور نو ریسٹرکٹیو کلازز. کوئی ایسی کلازز نہ ہو جو کسی برانڈ کو ریسٹرکٹ کر رہی ہو یا کسی نیشنلٹی کو ریسٹرکٹ کر رہی ہو. مینٹین ڈاکومنٹیشن کا خیال رکھیے, کیونکہ سموتھ پروکیورمنٹ جو ہے وہ تبھی انشور ہو سکتی ہے جب آپ کی پراپر پلاننگ ہو اور پراپر ڈاکومنٹیشن ہو. اس کے بغیر آپ کی پروکیورمنٹ میں ایشوز آئیں گے. سو اب کچھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بیسٹ پریکٹسز فار کانٹریکٹرز اینڈ سپلائرز. بینگ کانٹریکٹر آپ کو چاہیے کہ آپ بڈنگ ڈاکومنٹس کو سب سے پہلے کمپلیٹلی لیں ان سے. کوئی ایسا والیوم نہ ہو کہ جو آپ سے مس ہو گیا ہو لیتے وقت, وہ انشور کریں, کاؤنٹ کریں اس کو, تبھی آپ بڈ میں اگلے سٹیپ پہ بڑھ سکتے ہیں.
उसके बाद जब आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट सेट ले लिया, डाउनलोड कर लिया या फिजिकली लेना था तो ले लिया, तो उनको आप थारोली रीड करें, उसकी ड्राइंग्स को देखें, उसके स्कोप को देखें, उसमें कोई ऐसा पॉइंट ना आपसे रह जाए जो कल को आप पे कॉन्ट्रैक्ट के वक्त फिर आपके गले पड़े। अगर प्री बिड मीटिंग है, चाहे वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, दोनों केसेस में कोशिश करें कि उसको अटेंड करें। इंश्योर प्रॉपर सीलिंग एंड सबमिशन। अपना जो पैकेज आप बनाते हैं बिड का, फाइनेंशियल को अलग इन्वेलप में पुट करें, टेक्निकल को अलग में करें, फिर दोनों को एक में डालें, और तीनों के ऊपर आपने अपनी कंपनी का नाम और स्टैंप वगैरह लिखना है, और उसके अंदर उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि ये फाइनेंशियल है, ये टेक्निकल है, और फिर ऊपर जो इन्वेलप है मेन आपका इन्वेलप होगा। सो प्रॉपर उसकी सीलिंग करें, कोई चीज लीकेज होने का खतरा ना हो, कोई देख ना सके, आपकी सक्रेसी प्रिवेल होनी चाहिए। रेस्पॉन्ड केयरफुली टू ऑल क्राइटेरिया, या अगर कोई क्वेश्चंस डिपार्टमेंट किसे करने आरएफआई की शक्ल में, तो वो भी टाइमली आप कीजिए। क्राइटेरिया उसमें दिया होता है बिल्डिंग डॉक्यूमेंट्स को, उनके मुताबिक आपने बिड तैयार करनी है। उसमें जिस चीज के नंबर हैं, कोशिश करें कि उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर लगाएं। फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट के केस में काफी अच्छे अच्छे मुफ्त के नंबर होते हैं, तो उसमें आपने अक्सर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास अपने इक्विपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो नंबर वहां पे, अब आपने इक्विपमेंट को साथ नहीं भेजना एम्प्लॉयर के बिड के साथ, डेफिनेटली उसकी पिक्चर्स लगाएंगे, उसका मॉडल नंबर होगा, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन की कॉपी होगी। तो कोशिश करें कि अपना रिकॉर्ड हर वक्त अपना रेडी रखें। इसी तरह आपके पास पर्सनल के नंबर होते हैं, स्टाफ के, उनकी सीवीज टाइम टू टाइम अपडेटेड अपने पास रखें। उनकी प्री क्वालिफिकेशन की जो सॉरी उनकी प्री पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन है, वो आप कोशिश करें कि वो भी इंश्योर करें कि वो हर वक्त एक्टिव होनी चाहिए, और आपने हर बिट के साथ उसकी कॉपीज को लगाना है। इसी तरह अपनी फर्म की जो पीईसी का कार्ड है, वो भी आपका कम से कम 6 मंथ पहले वैलिड होना चाहिए, और क्योंकि नॉर्मली 90 डेज का बिड वैलिडिटी पीरियड होता है, और एक्सटेंशन भी 90 डेज की ली जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। सो इट मेक्स 6 मंथ। सो आपका कम से कम कोशिश करेंगे 6 महीने का आपका आगे वैलिडिटी होनी चाहिए पीईसी की, अदरवाइज फिर वो आपके लिए इशू बनेगा। इस तरह टैक्स के जो आपके फाइलिंग है, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आपको हर वक्त होना है, उनकी डेडलाइंस का भी खास ख्याल रखें, और इस तरह और भी किसी बैड प्रैक्टिसेस में अपने आप को शामिल ना करें। कॉन्ट्रैक्टर शुड अवॉइड शॉर्टकट्स। सो रूल 21 इज योर चांस टू विन ऑन मेरिट, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपरा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है पार्टिसिपेशन की, इसको पब्लिकली ओपन करवा के, और पब्लिकली इसको एडवर्टाइज करवा के। सो गुड प्रैक्टिसेस, फेडरल मिनिस्ट्री में कोई आईटी का टेंडर है, उसकी 1200 लैपटॉप्स परचेज करने थे, सो ट्रांसपेरेंट एडवर्टीजमेंट हुई, क्लियर एवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉलो किया गया, मल्टीपल बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया, और सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग भी अचीव हुई। सो ये एक अच्छी एग्जांपल है जो कि रूल 21 को भी इंश्योर करती है, और वैल्यू फॉर मनी भी अचीव करती है। इसी तरह उसके अगेंस्ट अगर कोई डिपार्टमेंट था और उसने अपने एडवर्टीजमेंट को सिर्फ लोकल लैंग्वेज में पब्लिश किया किसी रीजनल न्यूज़पेपर में, तो उसकी डेफिनेटली विजिबिलिटी लो हो गई, तो वो उसकी जो स्पिरिट है पेपरा रूल 21 की, उसके खिलाफ है। नेशनल डेलीज के अंदर वो नहीं गया, और ऑफ कोर्स उसके से ओपन कम्पिटेटिव बिडिंग प्रिवेल नहीं कर सकी। सो ऐसी केसेस को अवॉइड करें, और ये एक लाइक बैड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है, और ये वायलेट करता है एसेंस ऑफ रूल 21 को। तो डेफिनेटली लो विजिबिलिटी होगी तो कम बिडर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, जब कम बिडर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी कोलूजन्स की चांसेस ज्यादा होंगे, और प्राइस जो है वो आपको हायर साइड पे ऑफर होगी। तो ये था आज की हमारी वीडियो। इसकी जल्दी से समरी देखते हैं। रूल 21 हमने कहा कि इंश्योर करता है कंपटीशन को, प्रैक्टिस को, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी को, ओपन पार्टिसिपेशन को, और लीगल इश्यूज से आपको बचाता है किसी भी किस्म के। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 22 डिस्कस करेंगे, जिसमें अब आपको प्रैक्टिकली हम बताएंगे कि आपने
बिड सबमिशन कैसे करनी है, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं या कंसल्टेंट हैं या सप्लायर हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम देखेंगे कि आपने सबमिशन ऑफ द बिड के वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना है और कैसे आपने अपने प्रोसेस को पेपरा रूल्स के कंप्लायंस के मुताबिक करवाना है। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। कमेंट्स में भी हमें बताएं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, राय है, तो उससे हमें जरूर आगाह करें। हम अवेलेबल हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, और हमारा हैंडल है सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। और यू कैन ऑल्सो सेंड योर सजेशंस एट sifttechsimplified@gmail.com। अगर आपकी कोई राय है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो हमें सेंड करें। इंशाल्लाह हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि टाइमली आपकी क्वेरीज को एड्रेस करें, और आपको हम बताएं कि अगर जितनी भी हमसे सपोर्ट हो सकी। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।